दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ अपने चैनल पर, जिसका नाम है कैद लम्हे। दोस्तों, जिंदगी एक सफ़र मुसलसल का नाम है जो कि वक्त के पहिए पर हमेशा से गामजन है। इस सफ़र मुसलसल में अनगिनत वाक़यात, हादसात, गम, खुशी और दीगर एहसासात इंसान की जिंदगी में जन्म लेते हैं। इनमें से कुछ लम्हात इंसान के दिलो दिमाग में हमेशा के लिए कैद हो जाते हैं और हम कभी उन यादों से नहीं निकल पाते। ये यादें हमारी जिंदगी में कभी खुशी की सूरत में रोनमा होती हैं, कभी गम की सूरत में, और कभी कभी ये रोनमा होती हैं खौफ की सूरत में। दोस्तों, मेरे रब ने हम इंसानों को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, यानी कि इंसान का रुतबा तमाम मखलूक़ात में सबसे ऊंचा है। और इंसान बिलाशुबा रब की बनाई दूसरी मखलूक़ात को तस्खीर करने का अहल है। अगर इंसान निडर और बेखौफ हो, तो गैर मरई मखलूक़ात जिनका वजूद इस दुनिया में हर जगह मौजूद है, उनसे भी मुकाबला कर सकता है। मैं अपने इस चैनल के ज़रिए आप तमाम दोस्तों के साथ उन सच्चे वाक़यात का जिक्र करूंगी जब इंसान अपने आसपास गैर मरई या ऐसी मखलूक जो नज़र न आती हों, लेकिन अपने वजूद का एहसास हमें इस तरह करवाती हैं कि हम दहशत ज़दा होकर रह जाते हैं। हमें पहले इन चीज़ों को समझने में थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन जैसे ही हमें समझ आता है कि हमारा सामना दरअसल ऐसी मखलूक से हुआ है जो हमें शदीद नुकसान पहुंचा सकती है, तो खौफ की एक ऐसी लहर हमारे दिलो दिमाग तक जा पहुंचती है जिससे हमारा पूरा वजूद लरज उठता है। आज मैं आपको अपने साथ गुजरा एक खौफनाक वाकया सुनाने जा रही हूँ कि जिसकी दहशत ने आज भी मेरे हवासों को उन लम्हों में कैद कर रखा है। मैं अपने शौहर और दो छोटे बच्चों के साथ दुबई में मुकीम हूँ। ये आज से तकरीबन 3 साल पहले की बात है, जब हम छुट्टियां गुजारने अपने वतन गए थे। वहाँ हमने पहले थोड़ा वक्त खानदान के साथ गुजारा और फिर एक फैमिली ट्रिप प्लान किया जो कि पहाड़ी इलाका जात की सैर का मंसूबा था। इस ट्रिप में मेरे तमाम इन लॉज शामिल थे। हमारा 10 लोगों पर मुश्तमिल ये खानदान सफ़र पर रवाना हो गया। हमने मुख्तलिफ मकामात की सैर की और मुख्तलिफ होटलों में क़याम पजीर भी रहे। इसी दौरान हम एक पहाड़ी इलाका की सैर से जब वापस लौटे तो शाम हो चुकी थी और अनकरीब रात अपनी सियाहियां फैलाने को तैयार थी। हम एक होटल के सामने रुके थे जहां हमने रात क़याम करना था। हम अपने सामान के साथ बाहरी रखी कुर्सियों पर बैठ गए, जबकि मेरे घर के कुछ मर्द हजरात बशमूल मेरे हस्बैंड होटल रिसेप्शन से अखराजात तय करने में मसरूफ हो गए। शाम बहुत ही खूबसूरत थी। ये अगस्त का महीना था। पहाड़ों पर यह मौसम ठंडा ही होता है, बिलखसूस शामें और रातें। मैं बिला इरादा ही अपनी कुर्सी से उठकर एक तरफ चल दी जहां पर मेरी आंखों ने एक अजीब मंजर देखा। मैंने देखा कि एक 6 से 7 फुट ऊंचा गुलाब का पौधा है, जिसकी शाखों को नाजुक रस्सियों की मदद से दीवार के साथ साथ मुख्तलिफ जगहों से बांधा गया है, ताकि गुलाब का ये पौधा दीवार के साथ साथ लगकर बड़ा हो। और उस पूरे पौधे पर बस एक निहायत बड़े साइज का गुलाब खिला है, जो कि दीवार से लगी झाड़ के बीचों बीच है और अपने देखने वालों को अपनी खूबसूरती और पुरस्कारियत के शहर में जकड़ने के लिए काफ़ी है। मैं निहायत ही हैरान होकर सोचती हूँ कि इतने बड़े झाड़ी नुमा पौधे में बस एक गुलाब का फूल, और वो भी इतना बड़ा। मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे गुलाब का ये फूल मुझे अपनी जानिब खींच रहा है। मैं बेध्यानी और महवियत के आलम में उस झाड़ के बहुत नज़दीक चली जाती हूँ और मेरा दिल चाहता है कि मैं वो फूल तोड़ लूँ। जैसे ही मैंने उस फूल की तरफ हाथ बढ़ाया ही था कि पीछे से मेरे हस्बैंड की आवाज़ ने मुझे यकदम चौंकने पर मजबूर किया, और मैंने महसूस किया कि जैसे मैं किसी शहर से बाहर आ गई हूँ। हस्बैंड ने आकर बताया कि होटल की इमारत का अंदरूनी हिस्सा, यानी कि कमरे वगैरह, रात क़याम के लिए मुनासिब नहीं लगे। अलबत्ता होटल से चंद कदम की दूरी पर एक कॉटेज है जो कि इसी होटल की मिल्कियत है, और हम रात उसी में क़याम करेंगे। हम ये बातें करते वहाँ से आगे बढ़ गए और मैं उस अकलौते गुलाब के फूल की पुरस्कारियत को नज़रअंदाज करके कॉटेज की जानिब चल दी। ये कॉटेज 2 बेडरूम्स विद अटैच बाथरूम्स और साथ में एक बड़े हॉल पर मुश्तमिल था। हमारी फैमिली 2 हिस्सों में बट गई और अपने अपने लिए रूम सेलेक्ट करके अपने सामान रखने लगी। हम सब चूंकि पहाड़ों पर सैर करके आए थे, इसलिए सफ़र की वजह से थकावट महसूस कर रहे थे, तो सबने थोड़ा आराम करने का फैसला किया और शाम की चाय कॉटेज में ही मंगवा ली गई। सभी चाय की चुस्कियों के साथ खुशगपियों में मसरूफ थे।
رات کے اندھیرے اب ہر طرف پھیل چکے تھے۔ میں اپنے روم میں موجود دو بڑی کھڑکیوں کو بند کرنا چاہتی تھی، کیونکہ کھڑکیوں کے باہر کا نظارہ اندھیرے کے باعث بہت خوفناک لگ رہا تھا۔ ان کھڑکیوں میں باہر کی طرف جالیاں لگی تھیں۔ میں نے اپنے بائیں طرف کی کھڑکی کو اچھے سے بند کر دیا اور اوپر سے پردوں کو ڈھک دیا، لیکن جب میں نے اپنے دائیں جانب کی کھڑکی کو بند کرنا چاہا تو پتہ چلا کہ اس کی کنڈی خراب ہے اور کھڑکی بند نہیں ہو سکتی۔ میں نے بہت کوشش کی مگر کھڑکی کسی طرح بھی لاک کرنے میں ناکام رہی۔ تب میں نے کھڑکی کی جالی کو پردوں کی مدد سے ڈھک دیا تاکہ باہر کا اندھیرے میں ڈوبا منظر نظروں سے اوجھل رہے، اور کھڑکی کا پٹ اس پردے پر اٹکا دیا۔ یہاں یہ بتاتی چلوں کہ یہ کاٹیج سڑک کے آخری سرے پر واقع تھا، اور اس کے بعد قدرے ڈھلان والی زمین جو کہ کافی نیچے اتر رہی تھی، اور چونکہ اس ڈھلان پہ کوئی اور عمارت یا ہوٹل موجود نہیں تھا اس لیے نیچے ہر طرف جھاڑیاں تھیں، تو اس طرف سے اس کاٹیج کی طرف کسی انسان یا جانور کا چڑھ کر اوپر آنا ناممکن تھا۔ بہرحال ان کاموں سے فارغ ہو کر ہم جوان افراد کاٹیج سے باہر آ گئے اور بزرگ افراد کاٹیج میں ہی رہے۔ باہر ایک چھوٹا سا لان بنا تھا جس میں کرسیاں اور میز لگے تھے۔ ہم سب کرسیوں میں بیٹھے اگلے دن کی سیر و تفریح کی پلاننگ کرنے لگے۔ میری 5 سالہ بیٹی اپنی کزنس اور اپنی چھوٹی پھوپھی کے ساتھ وہیں کھیلتے کھیلتے آگے ہوٹل کی عمارت کے اندر چلے گئے، جو کہ بالکل خالی تھی۔ وہاں کے ملازمین ہوٹل سے باہر بنے کچن اور ڈائننگ ہال میں ہمارے لیے رات کے کھانے کا انتظام کرنے میں مصروف تھے۔ تھوڑی دیر ہوئی کہ میری بیٹی اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی کازنز اور اس کی پھوپھی بھاگتی ہوئی واپس آئیں کہ آپ سب ہمارے ساتھ چل کر ہوٹل کی عمارت اندر سے دیکھیں، یہ تو کسی بھوت بنگلے سے کم نہیں لگتا۔ ہم بھی شوق میں اٹھے اور ہنسی مذاق کرتے اور بچوں کو جان بوجھ کر مزید ڈراتے ہوئے ہوٹل کے اندرونی حصے میں داخل ہو گئے۔ وہ ہوٹل واقعی کافی خستہ حال دکھ رہا تھا، جیسے کافی ٹائم سے وہاں کوئی نہ آیا ہو۔ میرے ہسبینڈ نے بتایا کہ یہ آف سیزن ہے تو ٹورسٹ اتنی دور کم ہی آتے ہیں، اس لیے بھی صفائی ستھرائی کا انتظام نہیں ہوا، اور اسی لیے ہم نے کاٹیج کو رات قیام کے لیے منتخب کیا ہے۔ ہم یہی باتیں کرتے وہاں سے نکلنے کے لیے مڑے تو میری نظر راہداری پر پڑی۔ یہ ایک چھوٹا سا اسٹور روم تھا جہاں بستر، تکیے، کمبل وغیرہ پڑے تھے، اور اس اسٹور روم میں دروازے کی جگہ ایک پردہ لٹک رہا تھا۔ چونکنے کی وجہ یہ تھی کہ اس پردے کے درمیانی حصے کو بہت بری طرح سے نوچا گیا تھا، جیسے کسی نے اپنے دونوں ہاتھوں کے نوکیلے ناخنوں کا استعمال کر کے اسے پھاڑنے کی کوشش کی ہو۔ پردہ ہر طرف سے بالکل ٹھیک تھا اور کہیں سے پھٹا ہوا نہیں تھا، لیکن اس کا درمیانی حصہ عجب نظارہ پیش کر رہا تھا۔ بہرحال ہم وہاں سے باہر نکل آئے۔ رات کا کھانا تیار تھا، ہم سب نے مل کر کھانا کھایا اور حسب توقع بزرگ افراد نے آرام کی خاطر کاٹیج کا رخ کیا، جبکہ ہم جوان لوگ واک کے لیے مارکیٹ کی طرف نکل گئے۔ مارکیٹ چونکہ اوپر چڑھائی پر تھی تو یہاں کافی چہل پہل تھی۔ یہاں کی رونق سے لطف اندوز ہوتے ہمیں وقت کا پتہ ہی نہ چلا اور رات کے 12 بج گئے۔ مارکیٹ بھی آہستہ آہستہ کافی حد تک بند ہو چکی تھی، بس ہوٹلوں کے آگے بنی کھانے پینے کی دکانیں کھلی تھیں۔ خیر اب ہم نے بھی واپسی کا ارادہ کیا کیونکہ صبح سویرے ہمیں اٹھ کر اپنی دوسری منزل کے لیے روانہ ہونا تھا۔ ہم جب اپنے کاٹیج پہ پہنچے تو حسب توقع سب بڑے بے خبر سو رہے تھے۔ خیر ہم نے بھی سونے کے لیے اپنی اپنی منتخب جگہوں پر پہنچنا شروع کیا۔ میں نے سنگل بیڈ جو کہ بائیں طرف کی کھڑکی سے کچھ فاصلے پر دیوار کے ساتھ لگا تھا اس کا انتخاب کیا اور اپنے 1 سالہ بیٹے کو لے کر لیٹ گئی۔ میرے ہسبینڈ میری بیٹی کو لے کر بیڈ کے برابر ہی سنگل میٹرس لگا کر سونے کے لیے لیٹ گئے۔ دائیں طرف کی کھڑکی سے تھوڑا فاصلے پر ایک ڈبل بیڈ تھا جس پر میری نند اور باقی بچیاں سونے لگیں۔ میں چونکہ اپنے رب کے بابرکت کلام قرآن پاک کی مخصوص آیات کی تلاوت ہر روز رات سونے سے پہلے بآواز بلند باقاعدگی سے کرنے کی عادی تھی، تو میں نے ان آیات کی تلاوت شروع کر دی اور اپنے بچے کو سلانے لگی۔ میری نند نے میرے اس عمل کی تعریف کی تو میں نے اس کو کہا کہ ان آیات کی تلاوت ہمیشہ بآواز بلند کیا کرو، بالخصوص جب کسی نئی جگہ رات بسر کرنی ہو، اس سے اس جگہ موجود شیاطین ہم سے دور بھاگ جاتے ہیں اور ہمارا رب ہمیں اپنے حفظ و امان کے حصار میں لے لیتا ہے۔ ان باتوں کے تھوڑی دیر بعد وہ سب بھی سو گئیں، میرا بچہ بھی سو گیا اور میں نے بھی سونے کے لیے آنکھیں بند کر لی۔ سونے سے پہلے میں نے آخری بار دیوار پہ لگی گھڑی کو دیکھا تو وہاں رات کا 1:30 بج رہا تھا۔ خیر میں اب
सोने लगी थी। रात आहिस्ता आहिस्ता गुजर रही थी। मैंने ख्वाब में देखा कि बहुत तेज हवा चल रही है और तमाम दरख्त और फूल पौधे जोर जोर से हिल रहे हैं। तभी मैं भागकर उस गुलाब के पौधे की तरफ जाती हूँ जिसे मैंने शाम में होटल की इमारत के बाहर देखा था। और मेरे दिल में ये ख्वाहिश उठती है कि मैं ये गुलाब का फूल तोड़ लूं, क्योंकि इसने तेज हवाओं के जोर से वैसे भी टूटकर गिर जाना है। तो क्यों ना मैं ही इसे तोड़कर अपने पास महफूज कर लूं। अभी मैं उस गुलाब की तरफ हाथ बढ़ाती ही हूँ कि झाड़ में हर तरफ से बेशुमार हाथ निकलने लगते हैं, जो मुझे उस गुलाब को तोड़ने से बाज रखते हैं। ये देखकर मैं बहुत खौफजदा हो जाती हूँ और वहां से भाग जाती हूँ। इतने में मेरी आंख भी खुल जाती है और मैं हनूस खौफ की कैफियत महसूस करती हूँ। फिर मैंने अपने रब को याद किया और खुद को समझाने की कोशिश करती हूँ कि ये बस ख्वाब था, जो कि आज के गुजरे वाकयात की वजह से मेरे जहन पर नक्श था। उसी को मैंने ख्वाब की सूरत देखा है। मैंने एक बार फिर घड़ी की तरफ देखा जो कि 4 बजा रही थी। मैंने फिर से अपनी आंखें बंद की और सोने की कोशिश में लग गई। थोड़ी देर गुजरी थी, आंख लगे कि मैंने दाएं जानिब लगी खिड़की की जाली से कुछ आवाजें आती सुनी। ये आवाजें ऐसी थीं कि जैसे कोई अपने नोकीले नाखूनों से आहिस्ता आहिस्ता जाली को खुरच रहा हो। पहले तो मुझे लगा कि ये मेरा वहम है, लेकिन आवाज बदस्तूर आ रही थी। आवाज कभी आती और कभी बंद हो जाती। मैंने सोचा कि शायद हवा चलने से बाहर लगे दरख्तों की टहनी इस खिड़की की जाली से टकरा रही है और इसलिए ये आवाज पैदा हो रही है। ये सोचकर मैं मुतमईन हो जाती हूँ और दोबारा आंखें बंद कर लेती हूँ। लेकिन जो ही मैंने आंखें बंद की, वो आवाज जो दाएं जानिब की खिड़की से आ रही थी, अब अचानक ही बाएं जानिब की खिड़की जिससे कुछ फासले पर मेरा बेड था, वहां से आने लगी। जैसे कोई पलक झपकते ही छलांग लगाकर वहां से यहाँ पहुंचा हो। हालांकि दोनों खिड़कियों के दरमियान अच्छा खासा फासला मौजूद था। मैंने ये सब महसूस करने के बावजूद ज्यादा तवज्जो ना देना मुनासिब समझा और आंखें बंद कर ली। अब आवाज आना बंद हो गई थी। मैंने भी सुकून का सांस लिया, लेकिन ये क्या, यकायक दाएं जानिब खिड़की की जालियों को कोई बुरी तरह खुरचने लगा, जैसे वो जालियों को खुरच के तोड़ डालेगा और अंदर आ जाएगा। मैंने डर के आंखें खोली तो देखा कि मेरी नंद जो उस खिड़की से थोड़ा फासले पर बेड पर सो रही थी, वो भी इस खौफनाक शोर की वजह से उठ बैठी है। और अब वो मुझे हवनकों की तरह देख रही थी, जैसे पूछना चाह रही हो कि ये सब क्या हो रहा है। मैंने भी उसकी तरफ देखते हुए लाइल्मी से कंधे उचकाए और अब हम दोनों ही उठकर बैठ चुके थे और अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहे थे कि इतनी देर में मेरे हस्बैंड भी हड़बड़ाकर उठ बैठे कि वो आवाज इतनी शदीद थी कि मेरे हस्बैंड जैसा इंसान जो गधे घोड़े बेचकर दुनिया जहां से बेफिक्र होकर और पक्की नींद सोने वाले इंसान को भी जगाने के लिए काफी थी। मेरे हस्बैंड ने पहले अंदाजा लगाने की कोशिश की और कुछ समझते हुए उठकर सबसे पहले कमरे की लाइट ऑन की। कमरे में जो हलचल हुई तो वो आवाज एकदम बंद हो गई। मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि ये आवाजें मुझे काफी देर से आ रही हैं। मेरे हस्बैंड ने कुछ सोचते हुए उन दोनों दाईं और बाईं जानिब की खिड़कियों की तरफ जाने की बजाय कि जहां से ये आवाजें आ रही थीं, दूसरे दीवार की खिड़की को खोलकर बाहर देखने की कोशिश की। लेकिन वहां सवाए गुप अंधेरे के और कुछ ना था। आवाज फिलहाल आना बंद हो चुकी थी। मेरे हस्बैंड बराबर वाले रूम में गए जहां खानदान के बाकी अफराद बेखबर सो रहे थे और वहां की खिड़कियां भी बंद थीं। यहाँ जैसे ही मेरे हस्बैंड हमारे रूम में वापस आए तो हल्की हल्की आवाज फिर से आना शुरू हो गई। अब ये आवाजें बिलतरतीब कभी दाएं जानिब खिड़की से आती तो पलक झपकते बाएं जानिब की खिड़की से भी आना शुरू हो जाती, कि जैसे कोई मखलूक उड़ते हुए ये काम कर रही हो। जालियां खुरचने की ये आवाजें कभी आहिस्ता तो कभी शिद्दत अख्तियार कर जाती। मेरे हस्बैंड ने हाथ से इशारा करके अपनी बहन को खामोशी से हमारे पास आने के लिए कहा। नन भी खामोशी से मगर कदरे खौफजदा होकर हमारे पास आ बैठी। बाहर जो भी मखलूक थी वो कदरे बेचैन थी, जैसे वो किसी भी तरह जालियां खुरच के तोड़ डालेगी। हमने खामोशी से दरूद पाक का वर्द शुरू किया। आवाजें मुसलसल मगर आहिस्ता हो चुकी थीं। फिर कुछ ही देर में आवाज आना बिल्कुल बंद हो गई। हम बस खामोशी से एक दूसरे को खौफजदा नजरों से देख रहे थे कि एकदम बाहर से किसी के जोरदार कहके ने हमें तकरीबन चीखने पे मजबूर कर दिया।
नस्वानी आवाज में ये कहा हमारे दिल दहला चुका था। मेरे हस्बैंड ने हिम्मत करके उठने की कोशिश की, पर हमने उन्हें मजबूती से थामा हुआ था, क्योंकि हम दोनों शदीद खौफजदा थे। कुछ ही मिनट गुजरे थे कि हर तरफ से फजर की अजानों की सदाएं गूंजने लगीं। अजानों की इन सदाओं से बिलाशुबा हमें बहुत सुकून और राहत का एहसास हुआ। हम थोड़ी सी देर इसी तरह बैठे रहे। फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि अब सब ठीक है, तुम दोनों उठो और फजर की नमाज अदा करो। फिर तीनों ने ही बारी बारी वजू किया और फजर की नमाज पढ़ी। इस दौरान हमें किसी तरह की कोई आवाज़ दोबारा नहीं आई। हमने अपने रब का शुक्र अदा किया कि उसने हमें अपनी अमान में रखा। इस तरह घर के बड़े भी अब जागने लगे थे और फजर की नमाज की तैयारी कर रहे थे। हमने उस वक्त किसी को कुछ ना बताया और अपने अपने बिस्तरों में घुस गए। सुबह के 8 बजे हम नाश्ता करके अपने सामान पैक कर रहे थे और जल्द से जल्द वहां से रुखसत होने में ही हमने अपनी भलाई जानी। मेरे हस्बैंड की ताकीद के मुताबिक हमने ये बात उस वक्त खानदान के बाकी लोगों को नहीं बताई कि ख्वामखा हमारे साथ बच्चों ने भी डर जाना था। हम अब अपनी दूसरी मंजिल की तरफ रवां दवां थे, लेकिन हमने जहाँ भी क़याम किया बस इस बात को पल्ले से बांध दिया कि रात सोने से पहले बआवाज़ बुलंद कुरानी आयात की तिलावत करना ना भूले, क्योंकि बिलाशुबा ये कुरानी आयात की तिलावत का ही समर था कि अल्लाह ने हमें अपने हिफ्ज़-ओ-मान और अपनी रहमत के साए में महफूज रखा। हमारे और शयातीन के दरमियान एक नादीदा दीवार कायम करके हमें उस शैतानी मखलूक के शर से महफूज फरमाया। हम अपना वो ट्रिप खैर आफियत के साथ पूरा करके वापस अपने घर पहुंच गए। घर पहुंचकर हमने इस वाक़े का जिक्र सब बड़ों के साथ किया और मैंने अपने तजुर्बात भी सबको बताए कि कैसे वो गुलाब का फूल मुझे अपनी जानिब खींच रहा था। होटल के अंदरूनी हिस्से में स्टोर रूम के उन पर्दों पर नाखूनों से नोचने के निशानात और रात उस अजीब ख्वाब का देखना कि जिसमें गुलाब का फूल तोड़ने की कोशिश में झाड़ से बहुत सारे हाथों का निकलकर मेरी तरफ बढ़ना। सब ने मेरे कुरानी आयात की तिलावत करके रात में सोने के मामूल को बहुत सराहा और उस रब का शुक्र अदा किया कि जिसने हमें अमान बख्शी। कुछ दिन बाद हम वापस दुबई आ गए और जिंदगी की मसरूफियत में गुम हो गए। लेकिन बहुत अरसे तक जब भी मैं रात सोने के लिए अपने बिस्तर पर जाती तो मुझे महसूस होता कि जैसे मेरे पीछे कोई साया, कोई हेवला सा मौजूद है, और मैं हस्बे मामूल कुरानी आयात की तिलावत करके पुरसकून हो जाती। मैं कभी कभी सोचती हूँ कि उस जगह यकीनन शयातीन आबाद थे और वो हमें नुकसान भी पहुँचा सकते थे। अगर उस रात मैं थकावट की वजह से बिना कुरानी आयात की तिलावत किए बगैर और रब ताला को अपना हामी और नासिर बनाए बिना सो जाती तो क्या होता। दोस्तों, मेरी ज़िंदगी में रौनमा होने वाला ये खौफनाक वाक़या है जो मेरे हवासों में आज भी खौफ के एक एहसास के साथ कैद है, और ये कैद लम्हे हमेशा मुझे याद रहेंगे। दोस्तों, आपकी ज़िंदगी में आपके साथ या आपके अपनों के साथ कोई खौफनाक वाक़या पेश आया हो और आप हमारे इस चैनल के ज़रिए वो वाक़यात सब दोस्तों के साथ शेयर करना चाहें तो हमें कमेंट करके आगाह करें। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट करें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आपको वक्त पर मिल सकें। मैं इसी तरह अपने इस चैनल के ज़रिए आप तमाम दोस्तों के साथ ऐसे ही सच्चे और पुरस्कार वाक़यात शेयर करती रहूँगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।